हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 3 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए असर्शन आपको अभिकथन दिया हुआ है और कारण आपको दिया हुआ है। तो देखिए हंटर्स और गैदर्स जो होते थे वो क्या करते थे, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। डिप्लेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज इन एन एरिया इज पॉसिबल। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कि जो किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। देखिए जो हंटर्स और गैदर्स होते थे, अगर हम एक ही जगह क्या करें, वो एक ही जगह खाना प्राप्त करे जा रहे हैं बराबर, तो वहाँ पर रिसोर्सेज खत्म तो होंगे। ठीक है, जब रिसोर्सेज खत्म होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि जो आखिरतक खाद्य संग्राहक होते थे वो क्या करते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्यों? उनको रिसोर्स नहीं मिल पाते थे उनके खाने के लिए। अगर एक जगह, मान लो एक जगह वन है, वहाँ से उन्होंने सारे रिसोर्स अपने ले लिए, खत्म हो गए वो, तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ से अपना शिकार ढूंढ के लेके आते थे खाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना बिल्कुल संभव है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके क्या है, कथन बिल्कुल सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देशा तत्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं। तो देखिए ये जो दिशा निर्देश हैं ये कौन से ग्रंथ में वर्णित हैं, तो वो ग्रंथ आपका कौन सा है, तो वो है आपका अर्थशास्त्र। कौन सा है, तो वो है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए कथन 1 है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। देखिए जो बड़े वो होते थे, जो आपके 7वीं शताब्दी में शासकों ने क्या करा था, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे और वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। बिल्कुल सही है। देखिए पहले जो आक्रमण होते थे जो राजाओं द्वारा, तो वो कहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा मंदिरों को निशाना उसमें बनाया जाता था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, तथा कथन 1 और 2 की सही व्याख्या है। जो कथन 1 है वो कथन 2 की क्या है, सही व्याख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेद मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किसके बीच समान है। देखिए द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ इंटरसेक्टिंग आर्कीज इन हाई सीलिंग रूफ इज कॉमन बिटवीन। तो देखिए किन चीज़ों में क्या है, समान है, तो वृंदावन और गोविंद देव मंदिर, फतेहपुर सीकरी के महलों, बांग्ला गुबंद मंदिरों और जोधाबाई के महल में, विजयनगर शाहजहांबाद के महलों में, कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है जिसमें कॉमन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल। तो उसमें जो वास्तुकला की शैली है वो क्या है, समान है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। तो देखिए कौन कौन से थे, बड़े भूस्वामी और योद्धा जो सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका पॉइंट सही है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। जो बड़े भूस्वामी और योद्धा थे वो सरदार राजा बन सकते थे, और जो ब्राह्मणों ने क्या करा था, परंपरागत पेशे को छोड़कर क्या करा था, शस्त्र उठा लिए थे। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए कथन 1 है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में
स्थानांतरित हो गए। तो देखिए यहाँ पर कौन से विकल्प जो है वो आपके सही हैं। देखिए ऑप्शन बी और देखते हैं। ब्लैक देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो देखिए 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए और व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ये तो आपका बिल्कुल सही है। ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया था कि जो फोर्ट सेंट जॉन और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, कथन बी जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कथन ए ही आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आपका बी क्या है, गलत है। ठीक है, बी क्या है आपका गलत है, ऐसी कोई बात उनको नहीं कही गई थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो स्थायी बंदोबस्त होता था उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। देखिए जो यहाँ पर 1793 में मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, आपका यहाँ पर गलत है। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बी और सी आपके सही है लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। देखिए सन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो 1793 है वो तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थॉमस मुनरो नहीं थे। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो ए पॉइंट है वो आपका यहाँ पर गलत है। देखिए जो ए पॉइंट है वो आपका यहाँ पर गलत है, जबकि बी और सी आपके बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर थॉमस मुनरो नहीं बल्कि कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विलियम एडम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। विलियम एडम के से संबंधित, तो देखिए कौन सा कथन आपका सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बिल्कुल सही है। वह एक अंग्रेजी शासक थे, बिल्कुल गलत है। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके क्या है, यहाँ पर तीनों पॉइंट्स सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करना है। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करना है। तो देखिए राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो देखिए किन किन चीज़ों से आपके संबंधित है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका राजाराम मोहन रॉय थे वो किससे संबंधित थे, तो देखिए वो थे आपके किससे, ब्रह्म सभा से। किससे, ब्रह्म सभा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ मिलान हो जाएगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो किससे थे, वो आपके आर्य समाज से। किससे थे, आर्य समाज से। ठीक है, जो आपका पंडिता रमाबाई थी वो विधवा गृह से। किससे, विधवा गृह से। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो किससे, वो लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने बनवाए। क्या करा, लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने यहाँ पर बनवाए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही मिलान है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में से थी। तो देखिए कौन सी रणनीति थी जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई, पश्चिमी विचारों को हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही है, तो देखिए समर्थन, अंधविश्वास को खोजना, वाक्यों को ढूंढना, ये तो आपके गलत हैं। पश्चिमी विचारों का हवाला देना ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस चीज़ को चुनौती देने के लिए करा था, तो वो था आपका पश्चिमी विचारों का हवाला देना। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है। ओनली ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। तो देखिए यहाँ पर कौन से गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे, तो देखिए जो खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, तो देखिए खेड़ा आंदोलन जो था वो भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, देखिए अकाली आंदोलन जो था वो किसके द्वारा, वो था आपका गुरु गोविंद द्वारा चलाया गया। गुरु गोविंद जी द्वारा चलाया गया। ठीक है, गुरु गोविंद जी द्वारा चलाया गया। गुरुद्वारे के ऊपर था। ठीक है, गुरुद्वारे के लिए गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा चलाया गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गुजरात में नमक सत्याग्रह, तो ये भी आपका गांधी जी द्वारा चलाया गया। आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिला के गरीब किसान और जनजाति द्वारा वन सत्याग्रह, तो देखिए वन सत्याग्रह जो है वो बाबूजी
अने, बाबूजी अने द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बाबूजी अने द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला कि कौन सा असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो देखिए असहयोग आंदोलन, जो ये सारे आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया, वो गांधी जी द्वारा चलाया गया। जो खेड़ा आंदोलन था वो भी गांधी जी द्वारा चलाया गया, लेकिन ये आपका किसके था, ये गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा चलाया गया था। गुजरात में नमक सत्याग्रह, ये भी किसका था, ये भी आपका गांधी जी द्वारा चलाया गया। यहाँ पर उन्होंने पूछा असहयोग आंदोलन का हिस्सा कौन से थे। तो देखिए असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन जो थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड, एक के बाद एक आंदोलन किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा चलाए गए। लेकिन यहाँ पर ये बताना नहीं है कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा इनमें से कौन सा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सीटेट द्वारा ड्रॉप किया गया। इस क्वेश्चन के हर बच्चे को क्या मिले थे, 1 मार्क्स मिला था। ये क्वेश्चन जो था ये आपका ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका देखिए चलाए गए हैं गांधी जी द्वारा कौन कौन से, खेड़ा और गुजरात में नमक सत्याग्रह आंदोलन, इसके तो समर्थन में थे गांधी जी। लेकिन यहाँ पर जो ये आंदोलन है ये गांधी जी द्वारा नहीं चलाए गए, दोनों ये किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो ये आपके चलाए गए हैं किसके द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया है, ये गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, जो आपके गुरुद्वारे के संबंध में चलाया गया था। और जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान के लिए वन सत्याग्रह था, तो वो बाबूजी अने द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए अगर देखा जाए तो 2 सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा कनेक्टेड हैं, गांधी जी से संबंधित है, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके फर्स्ट और थर्ड। लेकिन यहाँ पर असहयोग आंदोलन का हिस्सा पूछे थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, ये ड्रॉप कर दिया गया। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो देखिए कौन से आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, तो वो आपका कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र। कौन से थे आपके, वो था आपका आंध्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो आंध्र प्रदेश है किसका था पार्ट था, तो वो था आपके आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, बिल्कुल सही है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ए तो सही है। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो तो सही है, लेकिन बी पॉइंट क्या है यहाँ पर आपका गलत है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय जरूर तैयार की गई थी, लेकिन उसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। कृषि उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं, औद्योगिक उत्पाद जो थे, औद्योगिक उत्पाद थे उन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, ये योजना जो है वो कृषि पर तैयार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे थी, औद्योगिक उत्पादों पर। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर नहीं, जबकि किस पर, कि औद्योगिक उत्पाद जो बनाए गए थे उनको घरेलू चीज़ों में कैसे लागू किया जाए उस चीज़ पर ज़्यादा जोर उसमें दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो पॉइंट आपका बी है वो यहाँ पर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ए तो सही है लेकिन बी क्या है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ए तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही हैं। तो देखिए ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन जो है वो सही हैं। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अमेरिका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो देखिए फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया, ये भी आपका सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये भी आपका सही है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ये भी आपका सही है। लेकिन गुलामगिरी जो है, उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में दक्षिण अफ्रीका के, जबकि दक्षिण अफ्रीका के नहीं, उन्होंने किसके ऊपर करी थी गुलामगिरी, तो वो था आपका अमेरिकी लोगों के। ठीक है, किसके, अमेरिकी लोगों से जुड़ी हुई थी वो। तो यहाँ पर आपका ई पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी और डी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक रोल प्ले में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनना है। निम्न में से कौन से 2 ग्रह का अभिनय वे कर सकते हैं। तो देखिए कौन से 2 ग्रहों को वो चुन सकते हैं। क्या करना है, एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनना है। तो इनमें से कौन से ग्रह को वो उनके प्लेस पर चुने कि जो शिक्षक है वो 2 समान कद और वजन के छात्र को चुन सके। इन ग्रहों जो इन बच्चों का क्या करें, अभिनय करें। ऐसे 2 ग्रहों को क्या करना है, चुनना है। ठीक है,
तो देखिए बुध और शुक्र सही है, शनि पृथ्वी सही है, पृथ्वी चंद्रमा सही है, फिर पृथ्वी और मंगल सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है आपका जो सही है, तो वो है आपका पृथ्वी और मंगल। तो देखिए पृथ्वी और मंगल जो है वो क्या है, वो दो समान कद और वजन के हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो देखिए जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 AM है तो ग्रीन विच पर क्या समय होगा। तो देखिए ग्रीन विच पर जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो किस पर होता है, वो आपका 0 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे ग्रीन विच पर टाइम कितना होगा। तो देखिए ग्रीन विच पर अगर हम टाइम निकालें तो वो क्या होगा, आपका 0 डिग्री पर हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो 0 डिग्री जब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखिए 60 डिग्री पर आपको दिया गया है वेस्ट में, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट में दिया गया है। अब इस 0 डिग्री को अगर हम माइनस करते हैं तो 60 डिग्री हमें मिलेगा वापस में, ठीक है, 60 डिग्री भी हमें वापस में मिलेगा। अब देखिए जो 1 घंटा 1 आवर है, 1 आवर कितने के इक्वल होता है, तो होता है आपका 15 डिग्री के इक्वल। कितने के इक्वल होता है, 15 डिग्री के इक्वल आपका होता है। अब देखिए 15 डिग्री को जब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप आवर्स में निकालोगे इसको, तो 15 4 जा कितने हो जाएंगे आपके 60। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा आपका 4 आवर टाइम आ जाएगा, कितने 4 घंटे। देखिए 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल में आपको दिया गया है टाइम, पूछा कहाँ पर है आपका ग्रीन विच पर। ग्रीन विच पर जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होता है। अब देखिए हम क्या करते थे, जहाँ पर हमें दिया हुआ है उसमें से हम माइनस करते थे इसको। जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वही आपका वापस मिलेगा, ठीक है, वही आपका यहाँ पर वापस मिलेगा। अब देखिए जब हमने क्या किया यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करते थे, टाइम भी निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, हमें दिया हुआ होता है उस पर कि 1 आवर कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है आपका 15 डिग्री के इक्वल, ठीक है। जब 1 आवर 50 डिग्री के इक्वल है तो 60 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स है तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आवर। अब देखिए टाइम कितना है, 10 बजे हैं, ठीक है, कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। अब इस 10 में आप 4 घंटे को ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, 4 घंटे ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 बजेंगे। क्या बजेगा आपका, 2 बज जाएंगे। तो यहाँ पर 2 PM आपका टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 PM टाइम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो आपका 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री होता है, ये भी आपका किस वजह से होता है, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो क्या करती है 24 घंटे में कितना घूमती है, तो आपका घूमती है 360 डिग्री। कितना घूमती है, 360 डिग्री। यहाँ से जो आपका टाइम निकल के आता है वो आता है 1 आवर इक्वल टू आ जाता है आपका 15 डिग्री के, ठीक है, 15 डिग्री के। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ पर खड़े होंगे। तो देखिए अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप कौन से प्लेस पर है, तो वो है आपका विषुवत वृत्त पर। किस पे, इक्वेटर पे। अगर आप इक्वेटर पर खड़े हैं तो इक्वेटर कहाँ है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है, अक्षांश पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और 2 और जैव मंडल हैं, बाकी दोनों हैं। तो देखिए 2 वायुमंडल हैं और जैव मंडल हैं, बाकी दोनों जो हैं वो क्या हैं, तो वो हैं आपके देखिए जलमंडल और स्थल मंडल। क्या है आपका, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है। तो देखिए कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष सौल, सागौन और शीशम है। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वृक्षों में वर्ष भर के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं वो सौल, सागौन और शीशम होते हैं, आपका गलत है। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ आपके क्या हैं, सही हैं। केवल ए और बी ही यहाँ पर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। केवल ए और बी ही क्या होगा यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अमेजन बेसिन नील नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ मौसम दिन भर और रात दोनों में ही एक समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो देखिए यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, बिल्कुल सही है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ये भी आपका सही है। लेकिन नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, ये आपका क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बी और सी पॉइंट क्या यहाँ पर सही है, लेकिन ए क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता निम्न में से क्या कारण है? मतलब जो आपतन की मात्रा है उसमें भिन्नता का क्या कारण यहाँ पर है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपके क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है जो शैल खनिज है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए जो खनिज हैं ये बोल रहे हैं बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट आपका सही है लेकिन ए क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी, प्रेयरी है चीतों का घर, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, ठंडे रेगिस्तान। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट जो है वो सही है? तो वो है आपका मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह जिसको हम बोलते हैं प्रेयरी। क्या बोलते हैं जिसको हम? प्रेयरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। तो देखिए अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है? बढ़ता नागरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका बढ़ता नागरीकरण भी सही है, बेहतर होता जीवन स्तर भी सही है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग भी सही है, लेकिन बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और डी आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए, बी और डी आपके यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, या आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्याख्या को प्रभावित करती है, यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। देखिए किसी भी चीज़ को एक चीज़ में एक छवि में बांधने का अर्थ क्या होता है? तो देखिए वो आपका क्या होता है? तो वो होता है आपका रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। क्या होता है आपका? क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर और कारण को समानता के संदर्भ में पढ़ें। तो देखिए समानता है, समानता एक वास्तविकता बने, जो समानता है वो एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। समानता एक वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, यह स्वतः नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या है? बिल्कुल सही है। और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा? तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपके क्या है? बिल्कुल सही हैं।
ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो आपका देखिए यहीं पर कंप्लीट होता है। सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके 30 क्वेश्चन इसी पेपर के कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।